हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जो कि 11th का 3rd चैप्टर है और ये बहुत ही आसान चैप्टर है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात ये है कि इस चैप्टर से चाहे वो जेईई मेन हो या नीट हो, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम होता है साइंस वाला, तो उसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, तो बड़े ही ध्यान से इसको पढ़ेंगे हम लोग, और बहुत ही छोटा चैप्टर है और बहुत ही आसान सा चैप्टर है। तो हम लोग 2 से 3 क्वेश्चन कंपटीशन वाले एग्जाम में सिक्योर कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में डिटेल से हम लोग का स्टडी करना आता है पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले हम लोग पीरियोडिक टेबल को ही डिफाइन करते हैं और फिर उसको आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग इसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल को, देखिएगा। इट इज टेबुलर डिस्प्ले ऑफ केमिकल एलिमेंट्स विच आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक टेबल एक्चुअली में है क्या? ये एक टेबुलर डिस्प्ले है जो एटॉमिक नंबर के बेस पे ऑर्गेनाइज होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे। अच्छा, इसको हम लोग पीरियोडिक टेबल क्यों कहते हैं? क्यों इसका नाम पड़ा पीरियोडिक टेबल? तो पीरियोडिक का मतलब क्या आता है कि एक सर्टेन इंटरवल के बाद वही प्रॉपर्टीज बार बार रिपीट करते हैं ग्रेजुअल इंक्रीजमेंट के अनुसार। ठीक है, तो यहां से क्या है, पीरियोडिक क्यों कह रहे हैं? बिकॉज प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स रिपीटेड आफ्टर सर्टेन इंटरवल। एक इंटरवल के बाद वही प्रॉपर्टीज बार बार रिपीट करता है, इसीलिए इसको हम लोग नाम क्या दे रहे हैं? पीरियोडिक। और टेबल क्यों कहा? क्योंकि जितने सारे एलिमेंट्स हैं वो एक टेबल के फॉर्म में अरेंज है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? टेबल। तो ये दोनों को मिला करके क्या हम लोग डिफाइन किए? पीरियोडिक टेबल, जो कि एक टेबुलर डिस्प्ले है, एक टेबल के रूप में डिस्प्ले है जो एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स के बेस पे ऑर्गेनाइज्ड है उस टेबल में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं। अब अगला हम लोग देखते हैं हिस्ट्री, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। अभी जो हम लोग इसको डिफाइन किए हुए हैं ये एक्चुअली में लेटेस्ट है, जो हम लोग सारा कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, आजकल का जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसको हम लोग डिफाइन इस प्रकार से करते हैं, लेकिन इसका हिस्ट्री क्या था, किस प्रकार से इनिशियली डेवलपमेंट हुआ था। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल में हम लोग सबसे पहले जो देखते हैं वो है एंटोनी लेवोजियर का। लेवोजियर केमिस्ट्री के फादर भी कहे जाते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेवोजियर का ही कहा जाता है। तो जिस समय एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन की बात आ रही थी, क्योंकि समय बढ़ने के साथ में समय जब गुजर रहा था तो एलिमेंट्स का डिस्कवरी भी बढ़ते जा रहे थे। जब ये क्लासिफिकेशन स्टार्ट किए थे क्लासिफाई करने के लिए, तो वहाँ पे केवल 32 से 35, 33, 34 ऐसे एलिमेंट्स नोन थे, लेकिन हर एक एलिमेंट का प्रॉपर्टीज अलग अलग था। ठीक है, तो लेवोजियर ने क्या किया कि जितने सारे एलिमेंट्स थे उन सभी एलिमेंट्स को एक मेटल और नॉन मेटल के फॉर्म में अरेंज किया। मेटल उसको बोले जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, और नॉन मेटल उसको बोले जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। तो हम लोग पहला देखते हैं लेवोजियर क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे लेवोजियर क्लासिफिकेशन क्या है कि ही क्लासिफाइड द ऑल द एलिमेंट्स इन 2 कैटेगरीज। 2 कैटेगरी में उन्होंने डिवाइड किया था, कौन कौन से? मेटल्स और नॉन मेटल्स। मेटल्स किसको उन्होंने बोला? जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं, आजकल उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही बोलते हैं हम लोग। और नॉन मेटल्स किसको? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव भी बोल लेते हैं। ठीक है, तो जितने सारे एलिमेंट्स है उसको 2 कैटेगरी में उन्होंने क्लासीफाई कर लिया था, लेकिन उनका फेल क्यों हुआ, रिजेक्ट क्यों हुआ? इसलिए रिजेक्ट हो गया क्योंकि इसको मेटल्स और नॉन मेटल्स बनाने के बाद एक शार्प लाइन डिवाइड नहीं कर पाए थे कि इसके बाद ये मेटल होगा, उसके बाद वो नॉन मेटल होगा। और इसके अलावा क्या था कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी शो कर रहे थे। ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसको मेटल्स में रखे या फिर नॉन मेटल्स में रखे। तो यहां से फेलियर क्या हुआ? सम एलिमेंट्स शो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इसलिए इनका क्लासिफिकेशन जो था वो रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन स्टार्टिंग में स्टार्ट क्लासिफाई करने के लिए एंटोनी लेवोजियर ही किए थे। अगला जो था
वो था आपका डबर्नियर ट्राइड्स। डबर्नियर क्लासिफिकेशन को हम लोग डबर्नियर ट्राइड्स के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया था। ठीक है, तो जब उतने सारे एलिमेंट्स हो गए थे 35-40 और बाद में वो डिस्कवर होते जा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि ऐसे एलिमेंट्स जो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं उनको एक ग्रुप कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ग्रुप करने में वो सक्सेसफुली 3 एलिमेंट्स का ही ग्रुप कर पाए। वो 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाए जो सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे थे और उनको उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज किया। तो यहां से क्या देख रहे हैं, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, जो कि सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहे थे। देन द एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट्स इज नियरली एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट्स। तब उन्होंने क्या देखा ऐसा, जब उन्होंने जैसे एग्जांपल के यहाँ पे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तो लिथियम कम वेट है ना, सोडियम और इसके बाद पोटेशियम, तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये तीनों के तीनों लगभग सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे थे इसलिए इनको 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बना दिया और इसको इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग इसको अरेंज किए। अरेंज करने के बाद क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो पहला और तीसरा दोनों का एवरेज देखा जा रहा था, तो मिडिल वाले एलिमेंट्स के जो एटॉमिक वेट होता है उसके बराबर आ जा रहा था। ठीक है, जैसे 39 है 7 है, तो 39 और 7 दोनों को ऐड करने का 46 डिवाइड बाई है, तो ये जो 23 है ये 23 आपका मिडिल वाले का है जो पहला और तीसरा का एवरेज निकला हुआ है। ठीक उसी प्रकार से यहां से देखिएगा, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो 35.5, 80 और ये 127 दिया है, तो 127 और 35.5 इन दोनों को ऐड करने के बाद जब हम निकालते हैं इसका एवरेज, तो आपको कितना आता है 81.2, जो कि नियरली 80 के बराबर है। ठीक है, उसी प्रकार से कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बैरियम, तो जब 40 और 137 को ऐड करके एवरेज निकाला गया तो कितना आया 88.5, जो कि यहाँ पे 88 इसके बराबर है। तो ऐसा ऑब्जर्वेशन उनको मिला। ठीक है, इनफैक्ट ये जो हम लोग एटॉमिक वेट की बात कर रहे हैं ये पूरा आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी अप्लाई हो जाता है, बाद में ऐसा ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, जैसे आपका मेल्टिंग पॉइंट कह लीजिए, उसका डेंसिटी कह लीजिए, ठीक है, इन सभी का भी लगभग ऐसा देखा गया, तो ठीक उसी प्रकार से आया, नियरली आपका एवरेज ही था। ठीक है, तो इनके क्लासिफिकेशन, ये ट्राइड्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स। ठीक है, तो कंपटीशन वाले एग्जाम में जनरली आपका ये एटॉमिक वेट से ही रिलेटेड होगा, लेकिन कहीं आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज का चर्चा कर दिया जाए डबरियर ट्राइड्स के रूप में, तो वो भी आपका गलत नहीं होगा। कभी कभी ऐसा दे देता है कि डेंसिटी का फर्स्ट एलिमेंट्स और थर्ड एलिमेंट्स का जो मिडिल वाला है उसका एवरेज आ जाता है। ठीक है, तो भी डबरियर ट्राइड्स में ही आपको डाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका सेकेंड, पहला आपका लेवोजियर का जो कि फादर ऑफ केमिस्ट्री है, सेकेंड आपका डबर्नियर ट्राइड्स। लेकिन ये भी फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि जितने सारे एलिमेंट्स उस समय तक नोन थे उसमें से केवल वो 3 ही ट्राइड बना पाए थे, ज्यादा ट्राइड नहीं बनाए। दूसरी बात, आजकल जो हम लोग ग्रुप बनाए हुए हैं तो उसमें सिमिलर प्रॉपर्टी शो करने वाले सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं, है कि नहीं। लेकिन हुआ क्या कि यहां से जैसे आप देखेंगे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो इसके पहले फ्लोरीन आता है और फ्लोरीन वाले के साथ में जब एवरेज निकाला गया क्लोरीन का तो फिर वो नहीं आता है, तो इनका भी ये फेल हो गया था। तो इनका फेलियर जो था वो भी हम लोग नोट कर लेते हैं। तो इसका फेलियर में पहला क्या था कि ऑल द नोन एलिमेंट्स कुड नॉट बी फिक्स्ड इन द ट्राइड्स। जितने सारे नोन एलिमेंट्स थे सारे के सारे उस ट्राइड्स में फिक्स नहीं हो पाए। और दूसरा क्या था कि दिस लॉ वाज नॉट अवे फॉर सेम ग्रुप। सेम ग्रुप कहने का मतलब है कि सेम ग्रुप जब रहेगा तो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेंगे, जब सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेंगे तो वहां पे ट्राइड्स अप्लाई होना चाहिए था। यहां से जैसे एग्जांपल के लिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो यहां से फ्लोरीन का 19 होता है, क्लोरीन का 35.5 और ब्रोमीन का 80 होता है। जब इनका एवरेज निकाला गया तो ये 49.5 है, जबकि होता कितना है 35.5, तो एवरेज नहीं हुआ ना, नहीं हुआ, तो फिर ये लॉ इसके लिए अप्लीकेबल नहीं हुआ, तो इसके वजह से वहां पे इसका
क्लासिफिकेशन रिजेक्ट कर दिया गया था। अगला जो है वो है आपका न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड साहब जो थे ये म्यूजिक के बड़े ही शौकीन आदमी थे। तो जब एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन की बात आई तो उन्होंने क्या किया कि जो क्लासिकल म्यूजिक का नोट्स होते हैं उस नोट्स पे ही उस एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की है। जैसे क्या होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, ऐसे वहाँ पे बड़े ही शौकीन थे वो क्लासिकल म्यूजिक के। तो उन्होंने क्या किया कि अपने इंटरेस्ट के अनुसार जो भी एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे म्यूजिकल नोट्स पे अरेंज करने की कोशिश किए। जैसे यहाँ पे सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा, आगे बढ़ते गए। ठीक है, जब आगे बढ़ते गए और इसको अरेंज करने गए तो यहाँ से सोडियम यहाँ पे लिखे थे और फिर इसके आगे वाला यहाँ पे था। लेकिन उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ये ऑब्जर्व किया कि जो फर्स्ट एलिमेंट का प्रॉपर्टीज है, ठीक है, वो जब 8वां एलिमेंट आता है तो वो 8वां एलिमेंट फर्स्ट वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के लगभग वैसा ही शो कर देते हैं, यानी कि सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे मान लीजिए कि लिथियम का स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, अब 8वां कौन सा है, तो ये है सोडियम। तो सोडियम का जो प्रॉपर्टीज था वो लिथियम के प्रॉपर्टी से मैच कर रहा था। तो इस सोडियम को जो यहाँ पे लिखा गया था, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि इस सोडियम को उठा करके फिर यहाँ पे ला दिए। फिर सा रे की जगह पे आपका मैग्नीशियम था यहाँ पे, ठीक है। तो जब यहाँ बेरिलियम से स्टार्ट किए और 8वां एलिमेंट आपका मैग्नीशियम आया तो ये मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज बेरिलियम से मैच करा था, इसलिए यहाँ से उठा करके इसके नीचे उन्होंने रख दिया और इसको फिर इसको हटा दिया, ठीक है। अब ये इतना पे ही अरेंज किए और एक यहाँ पे किसी भी एलिमेंट से आप स्टार्ट, जैसे यहाँ पे स्टार्ट करें कार्बन से, तो 1 2 3 4 5 6 7, अब 8वां की बात आ रहा है 8th वाले का, तो 8th वाला फर्स्ट वाले की से सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन था उनका। लेकिन प्रॉब्लम क्या था इसमें, प्रॉब्लम ये था कि ये केवल कैल्शियम तक ही वैलिड हो पाया। यहाँ कैल्शियम के बाद जब स्कैंडियम सब आते हैं तो फिर वहाँ पे ये मैच नहीं करता, डिसिमिलर एलिमेंट को ग्रुप करने लगे। यहाँ तो कैल्शियम तक तो वो सिमिलर एलिमेंट्स, सिमिलर प्रॉपर्टी शो करने वाले एलिमेंट्स यहाँ पे ग्रुप हो रहे थे। लेकिन कैल्शियम के बाद जितने सारे एलिमेंट्स आए उनका ग्रुपिंग जब करने लगे इसके साथ में तो वो वैलिड नहीं हुआ, वो मैच नहीं कर पा रहे थे। और कहीं कहीं ऐसा भी देखा गया कि जो पोजीशन दिया गया है उसमें से किसी किसी पोजीशन में 2-2 एलिमेंट्स को उन्होंने सेट कर दिया है, ठीक है, क्योंकि उसमें ज़्यादा एलिमेंट्स नोन थे। यहाँ तक तो 20 तक ही आया है। अच्छा, यहाँ पे कभी कभी यहाँ पे देखिएगा लिथियम स्टार्ट तो हाइड्रोजन से करना चाहिए था, है कि नहीं, लेकिन हम लोगों ने लिथियम से किया क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं और जितने सारे कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए ही आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख लिए हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग, कभी किसी बुक में आपको हाइड्रोजन से ही स्टार्ट होते हुए मिल जाएगा, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। आप उसे भी करेंगे तो भी आपको सेम फेनोमेना ही देखने को मिलता है। तो ओवरऑल हम लोग यहाँ से इनका ये था, ये सारे के सारे एलिमेंट्स को म्यूजिकल नोट्स पे ही अरेंज किए थे, सारे गमा पद निशा पे, और ये कैल्शियम तक ही वैलिड हो पाया। और ऑब्जर्वेशन ये देखा गया कि फर्स्ट वाले एलिमेंट्स 8वां वाला एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी से मैच कर रहा है, सिमिलर है, ठीक है। आप चाहे जहां से भी स्टार्ट कर लीजिए। आप सपोज करिए कि यहां से स्टार्ट कर लेते हैं फ्लोरीन से, तो फ्लोरीन का अगर 1 है 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और 8वां कौन सा है, क्लोरीन, तो क्लोरीन का प्रॉपर्टीज इस फ्लोरीन से मैच कर रहा था, सिमिलर हो रहे थे, इसलिए इसको एक ग्रुप बना दिए, ठीक है। लेकिन इनका फेल क्यों हो गया, क्योंकि जब इनर्ट गैस का डिस्कवरी हुआ तो इनर्ट गैस जैसे हीलियम था तो सेकेंड वाले पे हीलियम आएगा, 10वें पोजीशन पे आपका नियोन चला गया। तो जब ये देखा गया कि फर्स्ट वाले 8th वाले से क्या प्रॉपर्टीज मैच कर रहा है, नहीं कर रहा था। जब नहीं कर रहा था तो इसी के साथ में ये फेल हो गया। दूसरा क्या था ड्रॉबैक, कि ये केवल कैल्शियम तक ही है, बाकी एलिमेंट्स जो नोन थे उनसे मैच नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो इनका ड्रॉबैक 2 यहाँ पे ये फेल हो गया, कब, जब इनर्ट गैस का डिस्कवरी हुआ, और दूसरा ये केवल कैल्शियम तक ही वैलिड है। अगला है आपका लोदरमेयर क्लासिफिकेशन। लोदरमेयर
एक जर्मन साइंटिस्ट थे और वो लोदरमेयर और मेंडलीफ एक साइंटिस्ट थे जो रशियन थे। वो दोनों एक साथ काम कर रहे थे और उन्होंने एक साथ पब्लिश किया था। दोनों में क्या फ़र्क था? तो लोदरमेयर का जो क्लासिफिकेशन था ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे था और मेंडलीफ का क्लासिफिकेशन मेनली केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था कि एक ग्राफ बनाया था किसके किसके बीच में, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट। एटॉमिक वॉल्यूम उन्होंने हर किसी का कैलकुलेट किए डेंसिटी को देखते हुए। ठीक है, और एटॉमिक वेट के अनुसार जब उन्होंने ग्राफ बनाया तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ उन्होंने देखा। तो इन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ज़्यादा यहाँ पे एम्फसाइज नहीं किया था, इन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए ही एक ग्राफ बनाया था जो एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम पर बेस्ड था। तो उन्होंने ग्राफ कुछ इस प्रकार से ये बनते गया। ये बनाने के बाद जो ऑब्जर्वेशंस था, ये 4 ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे देखे गए। कैसे कैसे कि जो भी यहाँ पे जैसे कोई हम लोग इस प्रकार के ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो ये जो होता है इस वाले पोर्शन को हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, जो पीक होता है, और ये जो नीचे वाला होता है उसको हम लोग ट्रफ बोलते हैं, है कि नहीं? तो नीचे वाला पोर्शन को हम लोग ट्रफ बोलेंगे, इसको हम लोग क्रेस्ट बोलेंगे। तो जब इस ग्राफ में ये वाला पोर्शन देखा गया जिसको हम लोग क्रेस्ट कह रहे हैं, तो इन सभी के सभी सिमिलर पोजीशन वाले पे आपको सिमिलर प्रॉपर्टी शो करने वाले एलिमेंट्स वहां पे मौजूद थे। क्या है? एलिमेंट्स एट सिमिलर पोजीशन ऑफ कर्व हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। कैसे? जैसे यहाँ पे क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट में क्या है? लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम, ये सब के सब क्रस्ट में पाए जा रहे हैं। और क्रस्ट में पाने से ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज सबका सिमिलर है। ठीक है, तो क्रस्ट पे क्या पाया गया? ये पाया गया आपको अल्कली मेटल्स। डिसेंडिंग पोर्शन ये वाला, ये देख रहे हैं, ये वाला जो है इसको हम लोग डिसेंडिंग पोर्शन कह रहे हैं। तो जो डिसेंडिंग पोर्शन है या डिसेंडिंग स्लोप है, इस वाले पोजीशन पे यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो ये सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स जिसको हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, ये सब के सब यहाँ पे प्लेस्ड थे। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम और बेरिलियम। ठीक है, और असेंडिंग पोर्शन जो यहाँ से बढ़ते हुए ये वाला, ठीक है, तो यहाँ से क्या देखा गया? ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन आगे गया हुआ। ठीक है, तो असेंडिंग पोर्शन जो था वो हैलोजन वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब के सब अरेंज थे, और बाकी जो लास्ट में चौथा था ट्रफ में, वो सारे के सारे ट्रांजिशन मेटल पा गए जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स थे। जैसे यहाँ पे कैल्शियम के बाद स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम ये सब आते हैं, क्रोमियम आते हैं। ठीक है, तो ये सब के सब लोअर पोर्शन पे पाए गए आपको। तो यहाँ से ये जो है हम लोग ऐसे लिख भी सकते हैं कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। तो मेनली उनका था फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, और ये ग्राफ बनाया तो इस प्रकार से उनको मिला। और ये ऑब्जर्वेशन आपका यहाँ पे चारों देखिए इस ग्राफ के अनुसार। तो उस समय तो क्लासीफाई कर दिए, अब सोचिए ये भी एक बहुत बड़ा काम है कि नहीं? तो ग्राफ पे सारे एलिमेंट्स को अरेंज तो कर दिया उन्होंने, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कैल्शियम का या फिर आपसे पूछा जाए कि टाइटेनियम या वनेडियम का पोजीशन कहाँ पे है, आप क्या बताएंगे? कि वहाँ पे टेढ़ा था, उसके नीचे थोड़ा सा इससे स्लो, तो गड़बड़ हो जाएगा ना, है कि नहीं? तो ये अरेंज तो कर दिए थे, बहुत मेहनत किए और अरेंज तो कर दिए थे सारे के सारे। ये सब के सब इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट पे ही बेस्ड है, क्योंकि अब स्टार्टिंग से हो गया था कि इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट पे ही अरेंज करना, तो सारे को यही काम कर रहे थे, तो वो अलग अलग तरीके से काम किया जा रहा था। मेंडलीव का केमिकल प्रॉपर्टीज पे था, लेकिन उन्होंने एक टेबल बना के रख दिया था। ठीक है, तो पहले इसका हम लोग ड्रॉबैक देखें कि इसका ड्रॉबैक है क्या। तो मेन ड्रॉबैक यही था कि ये अरेंज तो हो गया है, देखने में भी ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली हर एक एलिमेंट का पोजीशन जानने की कोशिश करेंगे आप, तो ये बता पाना प्रैक्टिकली बहुत ही मुश्किल काम है। तो ये प्रैक्टिकल यूज नहीं हो पाया, मेन इसका ड्रॉबैक है। देखने के लिए तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए कि हर एक एलिमेंट का पोजीशन, मैं पूछूं कि रुबिडियम का पोजीशन कहाँ पे है, तो सारे का सारे तो पीक वैल्यू पे ही है, सबके सब क्रेस्ट पे है, तो कौन सा क्रेस्ट नंबर दूसरा, तीसरा, चौथा, क्या बताएंगे? तो इसका ड्रॉबैक यहाँ से, देयर वाज नो प्रैक्टिकल यूज ऑफ दिस क्लासिफिकेशन। तो मेन ड्रॉबैक यही था कि इसका प्रैक्टिकल यूज नहीं हो पाया था। अब अगला जो है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जो
लोदरमेयर के साथ ही इन्होंने पब्लिश किया था, लेकिन इनका मेनली था केमिकल प्रॉपर्टीज। और बाद में सारे के सारे कंक्लूड करके हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। इन्होंने भी इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग ही अरेंज किए थे सारे एलिमेंट्स को, ठीक है। तो जिस समय स्टार्ट किए थे उस समय 63 एलिमेंट्स नोन थे। इन्होंने क्या किया कि 63 एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज, एक प्लेइंग कार्ड होता है ना, ताश जिसको बोलते हैं, उसमें सभी एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज लिख करके अपने कमरे में सारे को चिपका दिए थे, ठीक है। और उन्होंने देखा जो सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे थे उनको एक वर्टिकल कॉलम में अरेंज किया, दूसरे वाले को अरेंज किया, तीसरे वाले को अरेंज किया। इस प्रकार से जितने सारे एलिमेंट्स उसमें नोन थे 63, सब के सब एलिमेंट्स वहां पे हर एक किसी का पोजीशन उन्होंने अरेंज किया, ठीक है। नोबल गैसेस वर नॉट डिस्कवर, उस समय नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुए थे। नोबल गैसेस इनके बाद आए थे, बाद में उनका डिस्कवर हुआ था। ये फर्स्ट ऐसे साइंटिस्ट थे जो पूरे एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल रोज और कॉलम में अरेंज किए हुए थे। और हॉरिजॉन्टल रो जो भी थे उसको उन्होंने पीरियड्स कहा, और जो वर्टिकल कॉलम थे उसको उन्होंने ग्रुप्स कहा। तो वर्टिकल ग्रुप्स और पीरियड्स का यहाँ से नाम स्टार्ट हो गया था मेंडलीफ के क्लासिफिकेशन से, ठीक है। और उनके जो भी क्लासिफिकेशन किए थे उसमें 7 पीरियड्स और 8 ग्रुप थे। और उसके साथ जो भी यहाँ पे ग्रुप बने हुए हैं उस ग्रुप को उन्होंने 2-2 भागों में डिवाइड किए थे, क्योंकि उनका मेन बेसिस जो था वो वैलेंसी था। उस वैलेंसी से वो सारे के सारे एलिमेंट्स का वो फॉर्मूला देखते थे। किसका किसका फॉर्मूला? वो ऑक्साइड का और हाइड्राइड का। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जितने सारे एलिमेंट्स हैं वो सब के सब हाइड्रोजन से कंबाइन कर जाते हैं और ऑक्सीजन से कंबाइन कर जाते हैं, ठीक है। जैसे सोडियम, तो सोडियम जब ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो उसका फॉर्मूला क्या है। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो उसका फॉर्मूला क्या है। एल्युमिनियम जब ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो उसका फॉर्मूला क्या है। तो ये फॉर्मूला जो था वो वैलेंसी बढ़ते जा रही थी और उसका फॉर्मूला भी चेंज होते जा रहा था। इसी प्रकार से हाइड्रोजन से कंबाइन करके हाइड्राइड बनाते थे। तो हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या है? सोडियम का हाइड्राइड, मैग्नीशियम का हाइड्राइड, एल्युमिनियम का हाइड्राइड, ठीक है। तो ये ऑक्साइड और हाइड्राइड का फॉर्मूला देख करके उन्होंने ए और बी 2 सब ग्रुप में उसको डिवाइड कर दिए थे, ठीक है। तो अब हम लोग इसको देखते हैं, एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि मेंडलीफ साहब का जो पीरियोडिक टेबल था वो किस प्रकार से 7 ग्रुप पीरियड्स और 8 ग्रुप में अरेंज थे। तो इनका टेबल कुछ इस प्रकार से था। उन्होंने ये जो देख रहे हैं इस प्रकार के हॉरिजॉन्टल रो, इसको उन्होंने पीरियड कहा। और ये जो वर्टिकल कॉलम है इस वर्टिकल कॉलम को उन्होंने ग्रुप कहा। तो ये जो ग्रुप था ये टोटल 8 थे, ठीक है। और ये जो पीरियड था ये टोटल 7 थे। तो 7 पीरियड और 8 ग्रुप में उन्होंने एक टेबल अरेंज किए। अब वहाँ से चूंकि एलिमेंट्स 2 तरह की फार्मूला वहाँ पे दिखाते थे, एक ऑक्साइड का फार्मूला और एक हाइड्राइड का फार्मूला। तो वो हाइड्राइड और ऑक्साइड के फार्मूला को लेकर के उन्होंने ए और बी एक ही ग्रुप में 2 सब ग्रुप डिवाइड कर दिए। और उसको डिवाइड करने के बाद जो भी वैलेंसी रहा होगा उन्होंने इस प्रकार से, देखिए एक ही पोजीशन में 2-2 एलिमेंट्स को उन्होंने दे दिया, पोटेशियम कॉपर, यहाँ से रुबिडियम, यहाँ से सिल्वर, इस प्रकार से उन्होंने दिया हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ भी तो ए और बी इस प्रकार से फॉर्मूले को बेस पे उन्होंने एक ही पोजीशन पे 2-2 एलिमेंट्स को प्लेस किए हुए, ठीक है। और इनका अच्छी बात यह था कि जितने सारे एलिमेंट्स उसमें नोन थे 63, ये सब के सब उन्होंने प्लेस्ड कर दिया था। आप 8th वाले में देखेंगे तो 3-3 एलिमेंट्स को एक साथ उन्होंने रखा है, क्योंकि ये सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहे थे। तो इसके बाद इस टेबल का मेन हम लोग देखते हैं कि मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है, क्योंकि मेंडलीफ को आजकल फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है, क्योंकि जितना इन्होंने काम किया हुआ था उतना उस समय तक कोई नहीं किया था। और अभी जो हम लोग पढ़ते हैं ये इन्हीं का मॉडिफाइड है, एडिटेड वर्जन है, बहुत सारा एडिटिंग किया गया, ठीक है। और ये भी उन्होंने जो हम लोग ये समझने के लिए कर रहे हैं, ये भी एक समझने के लिए, ये भी एक एडिटेड ही है, बहुत सारा एडिटिंग इसमें किया हुआ है और बहुत सारे साइंटिस्ट इसमें आए भी थे, तब जाकर के ये एक फाइनली पब्लिश हुआ है और इस प्रकार के लाया गया है, ठीक है। क्योंकि वो प्लेइंग कार्ड्स में सारे प्रॉपर्टीज को लिखे हुए, तो प्लेइंग कार्ड्स कहाँ लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एक अच्छा सा टेबल बनाने के लिए कुछ एडिट करके ताकि अच्छा रिप्रेजेंटेशन रहे, इस प्रकार से दिखाया गया। तो इसका हम लोग देखते हैं कि मेरिट्स क्या है।
मेरिट्स पहला ये है कि जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे अरेंज हो गए थे। इससे पहले जितने भी हम लोग क्लासिफिकेशन देखे हैं उन सारे क्लासिफिकेशन में जितने सारे नोन थे एलिमेंट्स वो सब के सब अरेंज नहीं हुए थे, लेकिन इस वाले में हो गए। उन्होंने क्या किया, लेफ्ट गैप्स फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स एल्सो प्रेडिक्ट प्रॉपर्टीज। ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ी बात है कि जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ उसके बारे में प्रॉपर्टीज को बता देना। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि ये जो एल्यूमिनियम है, ठीक है, और ये इंडियम, तो ये एल्यूमिनियम और इंडियम तो मिल चुके थे, डिस्कवर हो चुके थे, लेकिन इनका एटॉमिक वेट और इनका एटॉमिक वेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस था। तो उन्होंने ये सोचा कि यहाँ पे कुछ गैप्स रहना चाहिए, जब बाद में एलिमेंट जब डिस्कवर होगा तो यहाँ से ये आपको मैच करना चाहिए इससे, और ऐसा ही हुआ। उन्होंने इस गैप, एल्युमिनियम यहाँ पे है, इसके पहले एल्युमिनियम है, तो उन्होंने एक का एल्युमिनियम नाम रखा जो गैप था अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। सिलिकॉन यहाँ पे है, तो इस वाले जो गैप रखे हुए हैं उसका एक का सिलिकॉन। और बाद में जब एलिमेंट्स डिस्कवर हुए जिसका नाम गैलियम पड़ा, तो वो उसका प्रॉपर्टीज जितने सारे उन्होंने प्रेडिक्ट किया हुआ था, लगभग सारे के सारे प्रॉपर्टीज वही थे जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया हुआ था। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा इसका मेरिट्स कह सकते हैं। अगला क्या है, ही करेक्टेड एटॉमिक वेट ऑफ सब एलिमेंट्स। कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनका एटॉमिक वेट जब इसमें अरेंज किया जा रहा था तो उसमें वो उस प्रकार से सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे थे। इसका मतलब जो जिस फॉर्मूले से उनका एटॉमिक वेट निकाला गया था वो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ रहा होगा। ठीक है, तो इस टेबल के अकॉर्डिंग जब सजाना शुरू किए ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, तो बहुत सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट भी सही हो गया। तो किसका किसका सही हुआ था, यहाँ से यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, गोल्ड और प्लेटिनम। तो ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, इन सभी एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग सही किया गया। ठीक है, तो ये सब के सब तो मेरिट्स थे। अब इस टेबल का कुछ डिमेरिट्स भी देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग डिमेरिट्स देखें यहाँ पे। डिमेरिट्स पहला क्या था, ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स। यहाँ पे देखेंगे कि पोटेशियम और कॉपर एक साथ अरेंज कर दिया गया है, सेम ग्रुप में रख दिया गया, सेम पोजीशन पर रख दिया गया है, जबकि प्रॉपर्टीज में देखा जाए तो पोटेशियम का और कॉपर के प्रॉपर्टीज में कोई भी सिमिलरिटी नहीं है। उसी प्रकार से रुबिडियम और सिल्वर, ये कहाँ से ग्रुपिंग हो गया। ठीक है, दोनों के प्रॉपर्टीज में कहीं भी सिमिलरिटी नहीं है, तो ये ग्रुपिंग साथ में किए हुए थे। दूसरा क्या है, सेपरेशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते थे। जैसे यहाँ पे देखेंगे प्लेटिनम, प्लेटिनम और गोल्ड लगभग इनका प्रॉपर्टीज सिमिलर होता है, तो इनको एक साथ होना चाहिए था, लेकिन एक साथ ना होकर के एक का पोजीशन यहाँ पे है तो दूसरे का पोजीशन यहाँ पे, तो दोनों को सेपरेट कर दिया गया है। ठीक है, तो सेकंड क्या है, सेपरेशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स। आइसोटोप कुड नॉट फाइंड एनी पोजीशन। देखिए, हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। 3 आइसोटोप्स जब होते हैं तो यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स हो रहे हैं। आप जब एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज किए हुए हैं तो वहां पे हाइड्रोजन को 3 पोजीशन मिलना चाहिए था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे केवल एक ही पोजीशन दिया गया है, तो वहां पे आइसोटोप्स जितने भी नोन थे उनका कोई भी पोजीशन इस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में नहीं था। ठीक है, अगला क्या है, एनोमलस पेयर। एनोमलस पेयर का मतलब ये होता है कि जैसा आप सोच रहे हैं कि सारा कुछ ओके है, उसमें से कुछ उल्टा हो जाना। जैसे क्लास में क्या होता है कि क्लास में सारे के सारे स्टूडेंट्स बोर्ड की तरफ देख रहे होते हैं और मैं किधर देख रहा हूं, इस साइड में, तो मैं क्या हो गया, एनोमलस। ठीक है, तो सारे के सारे क्या था, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग वेट ऐसे अरेंज किए हुए थे। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनका एटॉमिक वेट ज्यादा था लेकिन रखा कहाँ गया, पहले। तो ये सबके सब इंक्रीजिंग में थे लेकिन कहीं कहीं उल्टा हो गया, तो जहां पे उल्टा हुआ है उसको हम लोग एनोमलस पेयर कहते हैं। जैसे कोबाल्ट, कोबाल्ट का एटॉमिक वेट 58.93 है। ठीक है, और वहीं पे निकल का 58.73, तो पहले निकल आना चाहिए था, बाद में कोबाल्ट आना चाहिए था, है कि नहीं। लेकिन प्रॉपर्टीज वहां पे ग्रुपिंग देखा गया तो उस ग्रुपिंग के अनुसार ये कोबाल्ट को पहले रखा गया और निकल को बाद में रखा गया, तो यहाँ पे उल्टा कर दिया गया। तो जब उल्टा कर दिया गया तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं एनोमलस। अगला क्या है, नॉट एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन।
अब हाइड्रोजन का पोजीशन को लेकर के तो अभी भी कहीं भी फिक्स नहीं है। अभी जो मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना है वहाँ पे भी हाइड्रोजन का फिक्स नहीं है, क्योंकि इस हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी जो है वो फर्स्ट वाले ग्रुप्स जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम है उससे भी मैच करता है, और 17th ग्रुप जो हाइड्रोजन वाले हैं उससे भी मैच करता है। तो इसका बिहेवियर थोड़ा सा डुअल टाइप से है, ठीक है। तो डुअल बिहेवियर होने की वजह से इसका एग्जैक्ट पोजीशन अभी भी क्लियर नहीं है। तो ये आपका मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है। यहाँ पे मेरिट्स और डिमेरिट्स हम देख लिए। अब आगे चलते हैं जो मोसले के द्वारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया था। ये सारे के सारे इसी टेबल को इस्तेमाल करके फिर बाद में उसको मॉडिफाई किया गया है, ठीक है। तो अगला हम लोग देखते हैं। अगला है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोसले के द्वारा दिया गया था, हेनरी मोसले इनका नाम था। इन्होंने क्या किया कि जो भी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था उसका इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में अरेंज किया हुआ। उन्होंने क्या किया कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन से बम्बार्डमेंट करा के हर एक एलिमेंट का एक्सरेज निकाल रहे थे, क्योंकि पहले के ज़माने में जब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज देखना होता था उसको कि क्या क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं उसको, तो उस समय वो एक्सरेज निकला जाता था उस एलिमेंट से, और उस एक्सरेज के फ्रीक्वेंसी को देख करके, ये फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, इसी से वो सारे प्रॉपर्टीज को देखते थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि जितने सारे एलिमेंट्स थे एक लाइन से जो भी एलिमेंट था उसको उठाया और हर एक को फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन से वो बम्बार्डमेंट करवा करके एक्सरे निकाले और उसकी फ्रीक्वेंसी नोट करते गए, और हर एक की फ्रीक्वेंसी नोट करके वो एटॉमिक वेट जिस प्रकार से मेंडलीव का अरेंज किया हुआ था उससे उन्होंने एक ग्राफ बनाया। जब ये ग्राफ बनाए तो ये इस प्रकार से कुछ सीढ़ी नुमा टाइप से आया, लेकिन वहीं पे उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया उसको, और हर एक एलिमेंट में जितने सारे प्रोटॉन होते हैं उस प्रोटॉन की संख्या के अकॉर्डिंग उन्होंने अरेंज करके और फिर एक ग्राफ बनाया। तो जब ये ग्राफ बनाया तो ये कुछ स्ट्रेट लाइन आया। जब ये स्ट्रेट लाइन आया तो उस केस में आप देख सकते हैं कि ग्राफ ये वाला अच्छा है या ये वाला अच्छा है। जाहिर सी बात है कि ये वाला अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन के अकॉर्डिंग इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग अरेंज करते हैं तो इस प्रकार से ग्राफ आता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन के अकॉर्डिंग टेबल बनाएंगे तो वो ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या देखा गया कि ये इस प्रकार से ग्राफ बनाए। तो फाइनली उन्होंने सजेस्ट किया मेंडलीव को भी, और ये कंक्लूड भी किया कि जो भी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के अकॉर्डिंग हो तो ज़्यादा अच्छा है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन के ही नाम दिया क्या, ये जेड से रिप्रेजेंट किए और इसका नाम दिया एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, जिसको जेड से रिप्रेजेंट किया हमने। और इसके अकॉर्डिंग जब सजा दिए सारे एलिमेंट्स को, जो भी मेंडलीव का था टेबल में अरेंज किया हुआ एलिमेंट्स, उन सारे एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग फिर से अरेंज कर दिए। तो जो भी अरेंज किए तो उस केस में क्या देखा गया कि जब जो भी डिमेरिट था मेंडलीव वाला, जैसे एनोमलस पेयर आ गया था कि जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा वो पहले आ गया था, जिसका कम वो बाद में चला गया था, तो वो वाला भी खत्म हो गया, क्योंकि अब एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग तो है नहीं, अब किसके अकॉर्डिंग है, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन के अकॉर्डिंग है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन देखा गया तो कोबाल्ट में कम था, निकल में ज़्यादा था, तो कोबाल्ट में कम था तो पहले आएगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाने लगा। तो उस केस में जितने सारे डिमेरिट्स थे, एक एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को छोड़ करके जितने सारे डिमेरिट थे मेंडलीव वाले में, वो लगभग इस वाले अरेंजमेंट से वो सारे के सारे डिमेरिट्स खत्म हो गए थे। तो फाइनली मोसले ने कंक्लूड किया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।